आधी रात को अचानक क्या हुआ कि राहुल गांधी सड़क पर उतर गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद आराम से सोए हों, राहुल गांधी को अचानक आधी रात को लोगों के बीच सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, उनकी समस्याएं क्यों जाननी पड़ी। दोस्तों, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा, विकसित भारत के सपने और साल 2047 को लेकर मोदी जी के विजन की अगर आपको सच्चाई तलाशनी है तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने जरूर ये तस्वीर कभी देखी होगी, या फिर अगर आपका दिल्ली कभी आना हो तो जरूर इस तस्वीर को देखिएगा। ये तस्वीर होती है दोस्तों एम्स के बाहर की। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर अस्पताल कह लीजिए, वो है एम्स। एम्स एक ऐसा अस्पताल है दोस्तों जहां पर देश के बड़े बड़े वीआईपीज, वीवीआईपीज के साथ साथ एक सामान्य मानवी भी चाहता है कि उसके परिवार वालों का इलाज हो जाए। ऑफ कोर्स इसके लिए तो है क्योंकि वहां पर एक नंबर की मेडिकल सुविधाएं हैं, अव्वल सुविधाएं हैं मेडिकल। लेकिन दूसरा ये कि वहां सस्ते में इलाज हो जाता है, फ्री में इलाज हो जाता है। लेकिन इस फ्री में इलाज करवाने के लिए लोगों को महीनों महीनों सड़क पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जब लोगों के बीच पहुंचकर लोगों का हाल जाना तो वो भी सन्न रह गए। दोस्तों, कल आधी रात राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को सरप्राइज किया जब वो एम्स के बाहर पहुंच गए। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा, या फिर ये कह लीजिए कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे पुराने अस्पतालों में से एक एम्स के बाहर अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको अनगिनत लोग फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई देंगे। सबके पास कोई ना कोई पर्ची होगी, उस पर्ची में लिखा होगा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, किसी को ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दी गई होगी, किसी को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिया गया होगा। और उस अपॉइंटमेंट का इंतजार करते हुए कई लोग कई हफ्ते और कुछ तो कई महीनों वहां पर काट देते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहना इतना मुश्किल है, इतना महंगा है कि या तो आप दिल्ली में रह ही सकते हैं होटल में अपने परिवार वालों के साथ, या फिर आप इलाज ही करा सकते हैं। तो ये लोग बेचारे एम्स के बाहर सड़क पर लेटे रहते हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है दोस्तों दिल्ली एनसीआर में, इतनी सर्दी। जनवरी में तो कई दिन ऐसा भी हुआ कि शिमला से ज्यादा टेम्परेचर दिल्ली का या फिर एनसीआर का हो गया। उसके बावजूद भी इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में जब आधी रात को राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों को जैसे एक उम्मीद जागी, एक आशा जागी, और हर कोई अपने हाथ का मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, राहुल गांधी को दिखाने लगा और बताने लगा कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो आप कर दीजिए। और राहुल गांधी मदद को आगे आए। पहले आप ये वीडियो देखिए दोस्तों राहुल गांधी का, उसके बाद मैं आपको एक सच दिखाऊंगी, वो सच जो ये सरकार आपसे छुपाती है, वो सच जो आने वाले 1 फरवरी को भी आपसे छुपाया जाएगा, वो सच जिसको लेकर निर्मला ताई कभी मुंह नहीं खोलेंगी। लेकिन पहले आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए। यहाँ दवा के लिए लिया, जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला है लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। नमस्कार। कब दिए, कब है ऑपरेशन? महीना में। अच्छा, ये किया आपका है? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा। आप इनके साथ हो? नहीं नहीं, ये अलग है। हाँ। किसका देखना थोड़ा। दोस्तों, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भारत का 1000 साल का विजन एकदम क्लियर दिखता है, वो हर दिन एक नया टारगेट देते हैं। अमित शाह ने तो 2-3 साल पहले कहा था कि 2025 के अंत तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा हमारा देश। मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं चुनावी रैली में तो बताते हैं कि उनके सानिध्य में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी बन गई है, अब उनका टारगेट 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। लेकिन ये सारे जो दावे हैं ना दोस्तों, ये एकदम हवा हवाई हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें हम लोग देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक करोड़पति और बड़ा करोड़पति बन गया, कोई एक अरबपति और बड़ा अरबपति बन गया, तो उससे इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ गया। हमारे देश में दोस्तों हेल्थ केयर का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, जिसमें ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ना, सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी कि हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हम इस सरकारी हॉस्पिटल में गए तो हमारे साथ ऐसा हुआ। मतलब हेल्थ केयर के नाम पर हमारे देश में खुली लूट मची हुई है, खुली लूट।
खुद दोस्तों 1 तारीख को जो बजट आने वाला है, इसको लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जब बात कर रहे हैं तो सरकार को चेता रहे हैं कि बजट का जो आप एलोकेशन करते हैं मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल सुविधाओं में, जरा उसको बढ़ाइए। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए सुष्मिता पांडा का ये आर्टिकल साफ तौर पर इंडिकेशन देता है कि भारत में मेडिकल सुविधाएं, अगर हेल्थ केयर सिस्टम हमको बेटर करना है तो हर हाल में हमारा बजट मेडिकल के लिए हमको बढ़ाना होगा। दोस्तों इस आर्टिकल में स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन के फाउंडर अमन पुरी बताते हैं कि भारत इस वक्त जो हेल्थ केयर में जितना जीडीपी का परसेंटेज दे रहा है, जानते हैं कितना है? 1.5 से 2.1%। ये बहुत कम है दोस्तों। हमारा देश जितना बड़ा है उसमें जितनी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, मतलब आप सोचिए कि 1.5 से 2.1, ये आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारा भारत देश जितना बड़ा है और जितनी ज़रूरतें हैं हेल्थ केयर के लिए, ये कुछ भी नहीं है। खुद यहाँ पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कम से कम हेल्थ केयर में जो जीडीपी का 2.5 से लेकर 3% का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए और होना भी चाहिए दोस्तों। इतनी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं पूरे देश में, इतने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ इतनी कमियां हैं और उन कमियों से जूझते एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है कि भाई उसका इलाज हो जाए और उसके लिए उसको कई हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। किस तरह की हेल्थ केयर सुविधाएं हैं। अब देखिए दिक्कत ये है कि अगर किसी के पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, परिवार में कोई बहुत सीरियस हो गया, बीमार पड़ गया, तो सरकारी हॉस्पिटल के धक्के वो लंबे वक्त तक नहीं खा सकता। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आगे रेफर कर देते हैं कि आप इसको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। मतलब आज के वक्त में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके भी पसीने छूट जाते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो इतना महंगा है। अगर आप एक सामान्य डॉक्टर से एक बार की ओपीडी के लिए भी मिलने जाते हैं तो 1200 रुपए का पर्चा बनता है, जो 3 से 4 दिन के लिए मान्य होता है। और डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम दवाई 5 दिन के लिए लिखें ताकि आप अगली बार आए तो फिर एक नया पर्चा बने। मतलब 1200 रुपए का एक पर्चा। ये मैं आपको बिल्कुल सामान्य डॉक्टर्स की ओपीडी की फीस बता रही हूँ। इसके अलावा जो 5 स्टार बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहां जाने की आप हिम्मत कर देते तब तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा बजट ही गड़बड़ा जाएगा। हालत ये हो जाती है दोस्तों कि अगर कोई गरीब आदमी इस हेल्थ केयर सिस्टम के जाल में फंस गया और इलाज उसको कराना ही पड़ गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी जमीन जायदाद तक बिक जाती है। होता है ये दोस्तों। 2017 का DW के लिए मुरली कृष्णन का यह आर्टिकल बताता है कि हमारे देश में जो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है ये बहुत विकराल हो गई है। देखिए हेडलाइन लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ये बहुत बड़ी हो गई है और ऐसा नहीं है कि ये केवल बड़े बड़े शहरों का हाल है, दिल्ली NCR का। छोटे शहरों में तो और बुरा हाल है। छोटे शहरों में तो मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जिसका जो मन कर रहा है वो उस हिसाब से लूटपाट कर रहा है। देखिए दोस्तों इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा है कि अपोलो के गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं इन 5 सितारा अस्पतालों में ना तो कोई पारदर्शिता है, ना ही कोई नियामक। ये भारत में नई वास्तविकता है और हमें मरीजों के साथ काऊ कैश की तरह व्यवहार करने से रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचिए हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी है। एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का। ठीक है, पहली बात तो एक मेडिकल पढ़ाई वही आदमी कराएगा जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का बंदा है। अगर मिडिल क्लास कर रहा है तो वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर बच्चे को पढ़ाएगा। इतना महंगा है मेडिकल में बच्चों को पढ़ाना। अब जो इतनी फीस दे रहा है वो उम्मीद करता है कि बच्चा खूब कमाए। तो बच्चा अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी में लग गया या बड़े हॉस्पिटल में उसको एक तरह से सर्विस मिल गई तो उससे ये उम्मीद की जाती है, बाकायदा डॉक्टर्स को एक तरह से एक टारगेट दिया जाता है कि इतना आपको कमा के देना है। भाई आप सिंपल सी बात बताइए, अगर कोई हॉस्पिटल किसी डॉक्टर को 1 या 2 करोड़ का पैकेज दे रहा है तो वो ये उम्मीद करता है, वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर से उम्मीद करता है कि वो डॉक्टर उस हॉस्पिटल को कम से कम 8-10 करोड़ रुपए सालाना कमा कर देगा। ये मैं आपको कम बता रही हूँ। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बड़े अस्पतालों के बड़े एग्जीक्यूटिव हैं अभी भी और रह भी चुके हैं। उनकी जब मैं बातें सुनती हूँ ना तो दिल एकदम घबरा जाता है कि मतलब किस लेवल का एक जाल बिछा हुआ है हॉस्पिटल्स का, जिसको रोकने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। और दोस्तों जो इतनी हाई एंड सुविधाएं अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मजबूरी हो जाता है सड़क पर बैठकर इंतजार करना अपनी बारी के लिए। ये कितना दुखद है दोस्तों। किस तरह की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, किस तरह की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की थोथी बातें हम करते हैं। मोदी जी इसी दिल्ली में रहते हैं ना, और वो तो बताते हैं कि दिल्ली में बड़े घूमे भी हैं वो जब वो प्रचारक रहे हैं, कभी उन्होंने ये भीड़ नहीं देखी है। और दोस्तों इसी तस्वीर का एक और विरोधाभास,
जहां एक तरफ एक गरीब आदमी के लिए, एक सामान्य भारत के नागरिक के लिए मेडिकल सुविधाओं, अव्वल दर्जे की मेडिकल सुविधाओं से दूरी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में हेल्थ टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपने शहर के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाएं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैं तो गई हूं तो मैंने खुद भी देखा तो मैं हैरान रह गई, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे विदेशी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीकन देश और कई बार मिडिल ईस्ट के भी कई देशों से बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग आते हैं। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर अगर आप यूके में जाकर कोई सर्जरी करवाएंगे जो बहुत महंगी सर्जरी है, या फिर आप इंडिया में आके वो सर्जरी कराएंगे तो इंडिया में आपको वो सर्जरी बहुत सस्ती पड़ेगी यूके या यूएस में। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में आकर सर्जरीज करवा रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे इलाज करवा रहे हैं दोस्तों। इसलिए 2024 का ये आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देखिए, ये आर्टिकल बताता है इंडियाज मेडिकल टूरिज्म बूम, व्हाई फॉरेनर्स आर चूजिंग इंडिया फॉर वेलनेस एंड हेल्थ केयर। बड़े स्तर पर जो फॉरेनर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि विदेशों में इलाज कराने से अच्छा इंडिया में इलाज करा लो, क्योंकि हमारे यहाँ के कितने भी महंगे हॉस्पिटल्स हों उनको बहुत सस्ते पड़ते हैं, राइट, क्योंकि वो तो डॉलर में इलाज करवा रहे हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। लेकिन मतलब आप सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। हमारे देश का नागरिक जो हमारे देश की सरकार चुनता है, जो जिसके लिए हमारे देश की सरकार प्रतिबद्ध होनी चाहिए अच्छी मेडिकल सुविधाओं के लिए, वो बेचारा सड़क पर बैठा हुआ है, हफ्तों से बैठा हुआ है, पता नहीं इस उम्मीद में कि कब उसका नंबर लग जाए और डॉक्टर पर्ची बना दे। और विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, जो कि अच्छा है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। अगर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी को बूम मिलता है, ये अच्छा है हमारे लिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि क्या हम केवल इसी तरह की मेडिकल सुविधाएं बनाने में अपना ध्यान तो नहीं केंद्रित रख रहे हैं कि बड़े पैसे वाले धन्ना सेठों को तो बढ़िया सुविधाएं मिल जाएं मेडिकल की, लेकिन एक गरीब आदमी के घर में भगवान ना करे अगर किसी को ऐसी बीमारी पड़ जाए तो वो गरीब आदमी या तो सड़क पर आ जाए या फिर सड़क पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर है। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है दोस्तों। राहुल गांधी कम से कम दिल्ली की सड़कों पर उतरे तो इस बात पर चर्चा तो शुरू हुई, इस बात पर बात तो शुरू हुई। नहीं तो हमारे देश में तो जब चुनाव आता है मछली, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुजरे के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। और जानबूझकर सियासतदान ऐसी बात करते हैं, जानबूझकर ऐसी बातें की जाती, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसी बातें की गई, ऐसे आंकड़े आपके सामने रखा है तो सब के सब हमाम में नंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।